पिछले क्लास में देखे थे कि मिश्रण के घटक को कैसे अलग करेंगे ये चीज में। इसमें देखे कि रंग वाले डाई जो होता है नीला रंग अथवा काला रंग को उसको कैसे अलग कर सकते हैं ये देखे हैं। फिर दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं, या तो फिर दो अघुलनशील द्रव का मिश्रण रहेगा उसको कैसे अलग कर सकते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं। हमने ये 4 सवाल का देखा था। अब हमारे पास में है पांचवा कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। ये चीज को समझना है। काला स्याही में जो डाई होता है, रंग जो होता है, क्या एक ही रंग है, दोनों एक ही है। तो इसका जवाब है सर प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। मतलब सर नहीं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, नहीं सर, दोनों अलग अलग है। इसका आंसर क्या हो रहा है कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। नहीं सर, दो गो अलग अलग है, 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर इसका जवाब मिल गया हम लोग का, नहीं है सर, सेम नहीं है। तो फिर इसको अलग कैसे करेंगे सर, अगर नहीं है तो इसको अलग करेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि से। ठीक है, एग्जाम में ये आता है हाई स्कूल का, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसे क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अब बात आता है सर कि क्रोमेटोग्राफी विधि क्या होता है। रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है, ध्यान से समझिएगा, इसका दो जवाब दे नीचे में भी दिया है। ठीक है, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से उठता है और रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मतलब एक प्रोसेस है सर जिसमें ये ऊपर उठता है। ठीक है, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको जल में घुला हुआ रहता है, तो जल से ऊपर ऑटोमेटिक उठने लगता है। उठता कैसे है प्रोसेस, वो फिगर से समझ में आएगा। फिलहाल अभी इसके बारे में और समझा देते हैं, उसके बाद फिगर समझाएंगे। ग्रीक में क्रोमा का क्या अर्थ होता है, रंग होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में हम लोग एग्जाम में मिलेगा कि क्रोमा का अर्थ क्या होता है, तो रंग होता है। और इस विधि को सबसे पहले रंग पृथक करने में प्रयोग किया गया था। मतलब रंग को कैसे कैसे अलग करेंगे अगर मिक्स है तो उसको अलग करने के लिए ये चीज को विधि को खोजा गया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक बन गया हम लोग का सब्जेक्टिव में कि क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है और इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा। क्योंकि इसका रंग के लिए ही बनाया गया था, और रंग खोजने के लिए ही, रंग को अलग करने के लिए ही, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी विधि। अब यहाँ पर एक और फिर से लिख दिए हैं इसी का डेफिनेशन। क्रोमेटोग्राफी विधि यहाँ पर भी है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा हल्का उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ठीक है। यह एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। जैसा कि इसमें था कि अधिक घुलनशील, तेजी से उठेगा, तो मतलब इसका प्रक्रिया हो रहा है तेजी से उठने का। लेकिन जो अलग हो रहा है सर, क्रोमेटोग्राफी क्या कर रहा है कि जो आपस में घुला हुआ है विलयन विलायक, उसमें से उसको निकालने का काम कर रहा है। अब कैसे हो रहा है उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। हम लोग एक अभी के शॉर्ट्स वीडियो में बहुत देखता होगा ऐसे करके कि एगो पत्ता पर लीड ऐसे करके गिरा देता है और पन्या पर तैरने लगता है, होता है। देखो ये चीज, ये शॉर्ट वीडियो सब कोई देखा होगा कभी ना कभी, और ये वही है क्रोमेटोग्राफी विधि। इसके लिए क्या करना है सर, एक छोटा सा जो भी है आप लोग के पास में जार बर्तन, उसमें क्या करना है कि हल्का सा पानी रहने देना है, और एक इस तरीके से पेपर आता है क्रोमेटो के लिए, तो यहाँ पर उसको पेंसिल से करके खींच लेना है, और यहाँ पर कोई भी स्याही गिरा लेना है बीचों बीच। ठीक है, और इसको हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता पानी में डाल देंगे इस तरीके से हल्का सा, और 3 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ा सा दूरी पर ही रहने देना है इस चीज को। मान लेते हैं कि यहाँ तक ये पेपर हुआ है, ये पानी यहाँ पर यहाँ तक है, थोड़ा सा ऊपर में कर लिए। और उसके बाद में देखना है कि धीरे धीरे क्या करेगा कि पानी जैसे जैसे इसको रखेंगे ना यहाँ पे, ये जब पानी के सतह पर रहेगा तो पानी इसको हल्का हल्का धक्का देने लगेगा इस तरीके से। इसलिए जो लीड होता है ना वो डूबता नहीं है, और उसको इसी तरीके से अलग किया जा सकता है। जो पत्ता पर तैरते रहता है वो पानी के ऊपर ही रहता है, पानी के अंदर डूब ही नहीं सकता है वो। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी विधि काम करता है, और वो ऊपर ही निकल जाता है, ऊपर ही उठा हुआ रहता है, मतलब घुलता ही नहीं है।
ऊपर सतह से उड़ जाता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग सर, इसको और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने में, पहला चीज है कि डाई से रंग का अलग करने में, पहला चीज। दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, जो नेचुरल रंग होता है उसका पिगमेंट्स क्या है और उससे रंग को हमको निकालना है वो काम के लिए। और वो होता है रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में, खून में अगर कोई नशीला पदार्थ मिक्स हो गया किसी कारणवश में तो उससे भी निकालने के लिए हम लोग इसी विधि का यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, दो घुलनशील द्रव, दो द्रव है जो आपस में घुला हुआ है, मिश्रण हो चुका है, उसको अलग करने का क्या प्रोसेस है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, मतलब कि जिसका जो तापमान है ना 25 केल्विन से कम होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाज्य आसवन विधि, प्रभाज्य आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है सर प्रभाज्य आसवन, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझाए हैं स्तंभ के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं जिसको अलग कर सकते हैं। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, जब हवा में कई तरह के गैस होते हैं, ऑक्सीजन से अलग और ये अलग, उन सबको निकालना है, तो यही प्रभाजी का प्रभाजी प्रभाजी आसवन, हाँ प्रभाजी आसवन विधि का यूज करना होता है। अब ऐसा सिचुएशन में जो पेट्रोलियम होता है और पेट्रोलियम उत्पादक से उनके अंदर का जो घटक होता है, क्योंकि पेट्रोलियम पेट्रोल अलग होता है, पेट्रोलियम में कई तरह की चीजें होता है, डीजल, गैस, प्लास्टिक बनाने का जो मटेरियल होता है वो सारा चीज उसमें होता है, ग्रीस बनाने के मटेरियल उसमें होता है, तो उन सभी चीजों को भी अलग करना होता है, तो भी यही विधि का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इन सभी घटकों का पृथक्करण इसी वजह से किया जाता है, और इसका उपकरण कैसा होता है सर, साधारणतः आसवन विधि के समान ही होता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो आसवन विधि है थोड़ा सा वो हल्का डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेम ही रहता है, हल्का सा डिफरेंट रहेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, मतलब 19-20 का ही फर्क रहता है। तो इसमें जो पेट्रोल वाला निकालने का रहेगा वो एक ही समान रहेगा, केवल उसमें एक चीज का अंतर रहेगा, वो है आसवन फ्लस्क। और ये चीज अभी दिखाते हैं फिगर में कैसा है सो, तो समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये क्या होता है कि संघनक के बीच के एक प्रभाज्य स्तंभ का प्रयोग किया जाता है, बस थोड़ा सा हल्का सा जो चेंज रहेगा वो समझाते हैं फिगर से। अब ये बात करते हैं कि प्रभाज्य स्तंभ क्या होता है। साधारण प्रभाज्य स्तंभ एक नली होता है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है, और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करती है, इसका काम भी यही है। अब ये क्या क्या चीजें थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं ये फिगर्स के माध्यम से। देखो यहाँ पे दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण, इसमें इस तरीके से एक डंडी है जिस पर ये पूरा का पूरा चीजें लटका हुआ है, इस पर रखा हुआ है, नीचे से गर्मी दिया जा रहा है, और इसमें से थर्मामीटर से नापा जा रहा है, क्योंकि हमको बोला था 25 केल्विन से कम होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो फिर भाप बन उड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में भी। तो यहाँ पर थर्मामीटर से देखा भी जा रहा है कि 25 केल्विन में जा रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ के हिसाब से, और यहाँ पर देखो ये जो शीशा है ना, ये साइडवा में यही है वो चीजें जिसमें जल को रखा जा रहा है, और यही सिर्फ डिफरेंट रहेगा इसमें इसमें और जिसमें से पेट्रोल निकाला जाएगा, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का फुल्का देखने में ऐसा लग रहा है और ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही चीज का चेंजेस है और बाकी कोई चीज का चेंजेस नहीं है, दोनों फिगर सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि नीचे से गर्म कर रहा है और यहाँ से पानी जाकर के इसमें रुक जा रहा है, जो शीशम साइड में इतना मोटा जैसा लग रहा है, और ये जो पतला नली गया हुआ है, इस पतला नली से इस जार में या बर्तन में जो निकालना है वो चीज निकल रहा है, जैसे एसीटोन या जो भी निकालना होगा इसमें निकाल करके आ रहा है, और पानी साइड में इसमें बंद हो जा रहा है। तो जस्ट ये चीजें हैं, और इसमें ज्यादा कोई खास नहीं था। तो कोई भी चीज को अलग करने का यही साधन है कि हम लोग उसको हीट करके और उसको अलग और फिर इसको अलग करके छान के निकाल सकते हैं।
मतलब प्रोसेस करके एक नली के माध्यम से साइड में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आसवन विधि, ठीक है ना, परभाजी आसवन विधि। और इसमें अभी बहुत सारा टॉपिक्स हम लोग का बचा हुआ है, जिसके लिए काफी टाइम लगेगा। अब एक चीज और इसमें जो समझोगे ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि जो हम लोग पानी पीते हैं फिल्टर वाला, पानी कैसे साफ होता है, वो प्रोसेस यही समझाया जाएगा, यही पॉइंट्स का हिस्सा है। और ये चीज समझ में आ जाएगा तो आराम से घर में भी साफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना तो मशीन वशीन नहीं है ना भाई, फिर भी कोशिश तो किया जा ही सकता है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। और ये वाला मशीन तुम अगर जा करके देखोगे ना इधर जहाँ पे जो पानी क्लीन होता है तो तुमको मिलेगा ये चीजें, हम देखे हैं जा करके। पूरा प्रोसेस तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन मशीन ऐसा ही कुछ है, मिलता जुलता, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि पानी को कैसे फिल्टर करते हैं और हम लोग घर तक पहुंचता है एकदम साफ और क्लियर पानी।